हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ कि आरसीसी का वीडियो काफ़ी लेट हो गया। एनीवे, आपने मुझे उम्मीद है कि आरसीसी के इसके पहले के सारे वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके बाकी के वीडियो जो आरसीसी के मैंने अपलोड किए हैं उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। आज आरसीसी में मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले फॉर कैलकुलेटिंग द न्यूट्रल एक्सिस। आज भी मैं न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना ही सिखाऊंगा, और दोनों ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी था। तो ये हम आज देखेंगे कि हम आज किस तरह से किसी भी सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो आइए, ये सब चीज़ें एक्चुअली मैंने देखा है कि कई बार हम लोग जब आरसीसी पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें ना पढ़ने के पहले ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार जब चीज़ों को हम समझ जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम में किसी भी तरह से पूछा जाए, किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेट किया जाए, हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज कहीं पे कमी रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा आसान होता है रैदर देन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीखना। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में चीज़ों को रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें कोई भी टर्म्स आए तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रल एक्सिस किसी सेक्शन का वो सेक्शन होता है, वो लाइन होता है जो कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन के बीच में एक लाइन होता है, जहाँ पे कोई कंप्रेशन और टेंशन नहीं होता है। तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेक्शन अगर बेंडिंग है, बेंडिंग बीम का कोई सेक्शन है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उस सेक्शन के एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। तो हम लोग एक्चुअली उसी हिसाब से आज हम न्यूट्रल एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई बीम है और बीम में कुछ रेनफोर्समेंट लगे हैं, मान लेते हैं 3 रेनफोर्समेंट लगे हैं, और हमें पता है कि रेनफोर्समेंट के सेंटर और बीम का जो टॉप मोस्ट फाइबर है, इसके बीच के दूरी को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं, और जो पूरा डेप्थ होता है बीम का, उस पूरे डेप्थ को हम लोग डी कहते हैं। डी इज ए टोटल डेप्थ और स्मॉल डी इज ए इफेक्टिव डेप्थ। और नीचे जो होता है इसको कहते हैं कवर। ये है कवर, और ये जो कवर है ये कोड में भी दिया हुआ है, मिनिमम कितना लेना है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको नोटेशनल फॉर्म में ही इसको कवर कहेंगे। और ये इफेक्टिव डेप्थ है और ये आपका टोटल डेप्थ है। अब मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेस्ड है तो इस बीम के अंदर एक न्यूट्रल एक्सिस है। मान लेते हैं कि ये इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। मेरा प्रॉब्लम क्या है, यहां से इसकी दूरी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम लोगों ने पहले सीखा था के, एक टर्म सीखा था, के होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। यानी अगर हमें उसका इफेक्टिव डेप्थ पता है किसी बीम में, और हम अगर उसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉप फाइबर से जो के डी आएगा वो उस बीम का न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो यहाँ भी हम ये जो डेप्थ निकाला, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज के डी। अब ये के डी जो है, इसमें के का वैल्यू क्या होगा, चलिए अगर हम के के बारे में जान जाए, के क्या है, तो हम न्यूट्रल एक्सिस आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का टारगेट है कि हम इस के डी को निकालें। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास होता है। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं कि बीम में ये कॉम्प्रेशन जोन है, इतने दूर में कॉम्प्रेशन आ रहा है, दिस इज कॉम्प्रेशन जोन, और ये है आपका टेंशन जोन। अगर इसमें टेंशन आ रहा है तो हमने पढ़ा था कि इन क्रैक्ड सेक्शन, हम लोग जनरली क्रैक्ड सेक्शन की बात करते हैं, और इन क्रैक्ड सेक्शन टेंशन जोन में हम लोग
कंक्रीट के को नेग्लेक्ट करते हैं और केवल रेनफोर्समेंट का ही कंसीडर करते हैं कि सारा का सारा टेंशन रेनफोर्समेंट ले रहा है। तो टेंशन जोन में कंक्रीट का एरिया 0 हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि तीनों का एरिया मिला के अगर AST इसको कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील, तो इसका जो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया होगा, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया क्या होगा? इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया होगा M/AST। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा। तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा CG एज पर डेफिनेशन, ये लाइन है CG, ये है कंप्रेशन जोन का एरिया, और ये हो गया M/AST, ये हो गया आपका टेंशन जोन का एरिया। तो इस एरिया और इस एरिया का जो CG होगा वो होगा न्यूट्रल एक्सिस। तो हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, और हम बेसिकली मेरा यहाँ टारगेट है K की वैल्यू निकालना। जब हमें बीम सेक्शन का उसका डायमेंशंस पता है बट उसके अंदर कोई क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो पता नहीं है, तब हम कैसे निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस? तब हम ऐसे निकालेंगे। आइए, हमने बचपन में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए वो फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एरिया A है, A1, और ये एरिया A2, और ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये है लाइन 0 0, या इन दोनों के एरिया के CG से अगर ये पास कर रहा है तो, और ये डिस्टेंस इसके CG से, इस एरिया के CG से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x1 है, इस एरिया का CG से इसका डिस्टेंस अगर x2 है, तो इसका मोमेंट इसके अबाउट इज इक्वल टू इसका मोमेंट इसके अबाउट होता है, क्योंकि हम लोग इसका CG निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x1 A1 माइनस, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, x2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमने 0 0 माना हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं x1 A1 बराबर x2 A2। तो एक्चुअली में जो x1 A1 है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ एरिया। और मोमेंट ऑफ एरिया क्यों कहेंगे? क्योंकि मोमेंट किसी भी चीज का जिस जहां के हिसाब से हम मोमेंट निकालना चाहते हैं उसका इंटू मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे जो हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया A1 है और डिस्टेंस x1 है, इसलिए मोमेंट ऑफ एरिया होगा x1 A1। तो ये फॉर्मूला था। तो आइए हम लोग अब इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूला बेसिस पे इस न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि इस फॉर्मूला को समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ थोड़ा किताब से कंसल्ट कीजिए या कमेंट में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि इसको भी समझाना, ज़्यादा एक्सटेंसिवली समझाने की ज़रूरत है तो मैं समझाऊंगा। अब हम लोग इसका CG निकालना है। CG पहले ही पता है, ये 0 0 है, इसको मान लेते हैं कि दिस इज 0 0 लाइन। तो हमें पता है कि CG कहाँ पे है? 0 पे है। तो हमको इस एरिया का मोमेंट माइनस इस एरिया का मोमेंट, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस एरिया का मोमेंट कितना होगा? मान लीजिए कि बीम का जो विड्थ है वो B है, तो एरिया कितना होगा इसका? KD इंटू B। यहाँ लिखते हैं हम KD इंटू B, ये हो गया एरिया। और इससे इस एरिया के CG का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली KD/2 होगा, दिस KD/2। तो मोमेंट निकालना था तो यहाँ लिखेंगे KD/2। अब आते हैं नीचे वाला। नीचे कंक्रीट का एरिया तो 0 है, केवल स्टील का एरिया, और उस वो भी क्योंकि हम कंक्रीट में बात कर रहे हैं तो उसको हमने इक्विवेलेंट एरिया निकाला, तो दिस इज MSAST। M इज मॉड्यूलर रेशियो, तो मॉड्यूलर रेशियो टाइम्स एरिया ऑफ स्टील। तो लिखेंगे माइनस
एरिया हो गया MAST, ST इज ए सिंबल, इनटू डिस्टेंस, यहां से लेके इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वही मोमेंट होगा ना, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहां से यहां तक d है, स्मॉल d, और यहां से यहां तक अगर kd है तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस kd, दिस इज d माइनस kd। इस फेस से इस रेनफोर्समेंट के सेंटर का दूरी d, कंप्रेशन जोन का डिस्टेंस क्या है, kd, तो d माइनस kd इज दिस डिस्टेंस, तो ये हमने लिखा, और डिवाइडेड बाई जो भी एरिया आएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, इसको हम a लिखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और दिस इज इक्वल टू 0। मैंने a शॉर्टकट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तो ये 0 के साथ विलीन होके वो भी 0 हो जाएगा, तो मैंने इतना मेहनत नहीं किया इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये इधर आके 0 हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो इधर गया और इधर जाके 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर से लिखते हैं, यहाँ से k हो जाएगा k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, उसके बाद आएगा ये है b, और यहाँ से d और d स्क्वायर, तो दिस इज b एंड d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस m AST इंटू d, माइनस 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 एक प्लस हो जाएगा, m AST इंटू kd, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि BD स्क्वायर बाई 2 से पूरे टर्म में डिवाइड करते हैं, BD स्क्वायर बाई 2, तो अगर डिवाइड कर देंगे BD स्क्वायर बाई 2 से, तो ये टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, माइनस यहां से BD स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बचेगा नीचे b, और एक d कैंसिल हो जाएगा, तो BD MAST डिवाइडेड बाई BD, ठीक है, प्लस अब क्या करते हैं, इसमें भी डिवाइड करते हैं BD स्क्वायर बाई 2 से, तो यहाँ भी 2 ऊपर जाएगा, MAST, ठीक है, MAST रह गया, और K बाई BD, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे एक टर्म है, क्या टर्म है, AST बाई BD दोनों में है, तो हम लोग क्या करते हैं, AST डिवाइडेड बाई BD, AST है एरिया ऑफ स्टील और B और D है एरिया ऑफ कंक्रीट, तो इसको कहते हैं एरिया रेशियो, स्टील कंक्रीट एरिया रेशियो, और इसको हम कुछ अज्यूम कर देते हैं P डैश, दिस इज इक्वल टू P डैश मान लिया, तो इसके जगह में यहाँ पे P डैश रख देंगे, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको फिर से लिखते हैं, ग्रीन से लिखता हूँ, यहाँ क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस, अब हम k वाले टर्म को पहले लिखते हैं, प्लस 2m P डैश k, ठीक है, इसको लिख दिया P डैश, 2m P डैश और k लिखा, और माइनस 2m P डैश, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने k वाले टर्म को पहले क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहता था, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो
सॉल्यूशन होता है आपको पता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से हम k निकाल सकते हैं। m हमको पता रहेगा, क्यों पता रहेगा? क्योंकि हमें पता है कौन सा कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कंक्रीट पता है तो हमें m का पता होगा, क्योंकि m क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होता है। p डैश क्या है? स्टील कंक्रीट एरिया रेशियो है। तो अगर उसमें रेनफोर्समेंट पहले से पता है कि इस बीम में इतना रेनफोर्समेंट लगा है, यानी स्टील का क्वांटिटी पता है, तो हमें p डैश भी पता है। तो इसमें केवल अननोन क्या है? k। तो k को हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखें, अगर k लिखें तो क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट होंगे, जो रियल रूट होंगे या जो प्रैक्टिकल रूट होंगे वही हमारा k का वैल्यू होगा। हो सकता है कोई वैल्यू माइनस में आ जाए, तो नेगेटिव वैल्यू तो k का नहीं हो सकता, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा हम उसको यूज करेंगे। या कोई k का वैल्यू d से ज़्यादा आ जाए, कुछ ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि एब्रप्ट वैल्यू है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे और जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे है -b, यहाँ पे b के जगह पे क्या है? दिस टर्म है b के जगह पे, और c के जगह पे दिस टर्म है। सॉरी, c तो पूरा ही होगा, पूरा ही c है। तो -b के जगह पर लिखते हैं -2m